गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आईपीसी का चैप्टर 3 कराएंगे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ। देखते हैं हम ये चैप्टर 3 क्या बोलता है आईपीसी का। पहले तो ये जान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का सेक्शन है जो चैप्टर 3 के अंदर आता है। सेक्शन 53 से लेकर 75 जो है चैप्टर 3 के अंदर आता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मल्टीपल टाइम जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो है आपके सेक्शन 53, 73, 74, 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर भी हम आपको एक बार 54, 55 और 55A कराएंगे जो कि अभी एग्जाम में आने की संभावना है। देख लेते हैं कि 53 सेक्शन क्या कहता है। देखिए 53 सेक्शन जो है आईपीसी का वो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पनिशमेंट्स को आईपीसी में कहां पर डिस्क्राइब किया गया है, तो पनिशमेंट को सेक्शन 53 में डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो, कोई क्वेश्चन पुट कर ले कि कितने टाइप के पनिशमेंट्स होते हैं, तो टोटल 5 टाइप के पनिशमेंट होते हैं, 5 टाइप के अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड 1860। अब हम जान लेते हैं कि 5 तरह के पनिशमेंट क्या है। पहला है आपका डेथ, मृत्युदंड, फर्स्ट पनिशमेंट। सेकंड पनिशमेंट है आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। फिर तीसरा बात करता है आपका रिग्रेस पनिशमेंट। इसको बोलते हैं पनिशमेंट जो कि 2 भागों में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और सेकंड है सिंपल पनिशमेंट, कठिन कारावास और सादा कारावास। फिर आ जाते हैं नंबर 4 पर जो कि बात करता है 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है। मान के चलिए अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को जो है डैमेज किया है या नुकसान पहुंचा है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो कोर्ट द्वारा जो है आदेश दिया जा सकता है कि आपको उसका फोरफीचर करना होगा, भरपाई करनी होगी। और ये पनिशमेंट किसके द्वारा दिए जाते हैं? कोर्ट के थ्रू दिए जाते हैं। और लास्ट पनिशमेंट देख लेते हैं, फाइन, जुर्माना। अब ये भी कोर्ट डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस कि कौन सा ऑफेंस आपने किया है, क्या फैक्ट्स हैं उसके, क्या सर्कमस्टेंसेज है और कितना उसका फाइन या पनिशमेंट जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट रहेगा। ये आईपीसी में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से अपराध के लिए कितनी सजा दी गई है और कितना फाइन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब आ जाते हैं, यहां तक आपको 53 क्लियर है। 53 में से देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पनिशमेंट को आईपीसी में किस सेक्शन में जो है बताया गया है, तो 53 में बताया गया है। दूसरा पूछ लिया जाता है कि आईपीसी में टोटल कितने नंबर ऑफ पनिशमेंट है। टोटल 5 तरह के पनिशमेंट है। ये आपको बकायदा सीक्वेंस की तरह याद होने चाहिए। पहले डेथ, फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, फिर उसके बाद रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजमेंट, फिर बात करता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आ जाता है फाइन। तो 5 तरह के आपके पनिशमेंट हो गए। फिर देख लेते हैं हम 54, सेक्शन 54। सेक्शन 54 हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको करा देते हैं क्योंकि मतलब हो सकता है संभावना कि आगे आ जाए आपके एग्जाम में। देखो अगर 54 आता है तो इसमें से 2-3 चीजें याद रखने लायक हैं। पहले तो ये आप जान लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। क्या होता है कंप्यूटेशन? चेंज करना पनिशमेंट का। मान के चलिए अगर किसी को मृत्युदंड का जो है पनिशमेंट सुनाया गया है कोर्ट द्वारा, पहला पनिशमेंट, तो अगर इसको कंप्यूटेशन करना होगा, मान के चलिए चेंज करना होगा इस पनिशमेंट का, तो चेंज कौन कर सकता है? तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है यहाँ पर। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 5A में। अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जिनको पावर दी गई है इसको चेंज करने की। साथ में ये किस आधार पर चेंज किए जाएंगे ये भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट का ये फैसला है। अगर कोई भी ऑफेंडर है जिसका गुड बिहेवियर है और अच्छे से बिहेव कर रहा है, या फिर मान के चलो उसको जो है डेथ सेंटेंस दिया गया था, अब उसका सेंटेंस चेंज करना है, तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी और ये ऑफेंडर के बिहेवियर के ऊपर होगा। अब आप एक चीज और यहाँ पर याद रखें, जब भी सेंटेंस ऑफ डेथ को चेंज किया जाएगा तो ऐसा नहीं कि मृत्युदंड से सीधे आप उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट पे ले आओगे या फिर फाइन पे ले आओगे। नहीं, अगर आपको डेथ इम्प्रिजमेंट से अगर चेंज इन पनिशमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको आजीवन कारावास कर सकते हैं, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कर सकते हैं। साथ में आप उसको जो है रिग्रेस कर दोगे 14 साल, 20 साल। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उस डेथ से जो है सिंपल पे ले आए या फाइन पे ले आए, ये नहीं पॉसिबिलिटीज होती हैं।
फिर साथ में बात कर लेते हैं 54 क्या कहता है। जैसे कि हमने यहाँ एक चीज और मिस कर दी 54 में कहता है कि जब भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफेंडर के चेंज करेगी उसकी पनिशमेंट को, क्या हम उससे कंसेंट लेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि वेन एवर द कंप्यूटेशन ऑन द सेंटेंस ऑफ द ऑफेंडर is it possible to take a consent of the offender? No. ऑफेंडर के कंसेंट की जरूरत नहीं है, साफ साफ 54 में इस चीज के लिए मना कर दी गई है। ठीक है कि यहाँ पे विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है चेंज कर सकती है उसके पनिशमेंट को, डेथ पनिशमेंट को। अब यही सेम चीज 55 कहती है। 55 को एक देख लेते हैं। याद रखें 54 में बात हुई है मृत्युदंड की और यहां बात हुई है 55 में कंप्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस जो कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास की। अगर किसी को आजीवन कारावास हुआ है मतलब टिल द डेथ है ना, या फिर पूरा जीवन उसको जेल में ही रहना है, तो अगर उसके कंप्यूटेशन होगा उसके सेंटेंस में, मान के चलिए किसी को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिला है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिग्रेस में ले आएंगे। 14 ईयर कर सकते हैं, 10 ईयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की चेंज की बात हो रही है और यहाँ डेथ की चेंज की बात हो रही है। यहाँ तक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। 54 में एक सेंटेंस याद रखें कीवर्ड, ये बात करती है मृत्युदंड को चेंज करने के लिए, ये बात करता है 55 आजीवन कारावास को चेंज करने के लिए, पनिशमेंट को। और इन दोनों को चेंज कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, अपराधी के बिना कंसेंट के, बिना उसकी मंजूरी के। अब एक और चीज देख लीजिए, छोटी सी चीज है कीवर्ड, ये बात करती है मृत्युदंड को चेंज करने के लिए, ये बात करता है 55 आजीवन कारावास को चेंज करने के लिए, पनिशमेंट को। और इन दोनों को चेंज कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, अपराधी के बिना कंसेंट के, बिना उसकी मंजूरी के। अब एक और चीज देख लीजिए, छोटी सी चीज है, सेक्शन 55A। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 55A क्या कहता है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, जिसको दो हिस्सों में बांट दिया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे पढ़ लेते हैं। चैप्टर 3 में अब जो हम करेंगे वो करेंगे आपका सेक्शन 73। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर पूछा जाए इन तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, तो आपका 73 रहेगा। क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? ये सब नहीं सुना होगा। देखिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है आपका एकांत परिरोध, यानी कि एकांत कारावास। पहले तो ये समझें कि कौन से ऐसे अपराधी होते हैं, कौन से ऐसे ऑफेंडर होते हैं जिनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सुनाया जाता है। ये होते हैं जब भी कोई अपराधी, मान के चलिए जब भी कोई अपराधी, कोई ऑफेंडर, कोई रिग्रेस, कोई कठिन ऐसा कार्य ऑफेंड करता है ना, कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसका जो नेचर होगा काफी रिग्रेस रहा होगा, तो उसी को जो है हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे। मान के चलो उसने मर्डर किया होगा, किडनैपिंग की होगी, कुछ बड़े ऐसा अपराध किया होगा कि जो बड़े अपराध के लिए उसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अब इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते। मान के चलिए कोई साइको है ना, मल्टीपल ऑफेंसेस करता था सोसाइटी में, जैसे कि आप देख सकते हैं निठारी कांड जो हुआ था, है ना। अब ऐसे पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम भाई उसको और लोगों के साथ भी नहीं रख सकते ना, उनके लिए भी सेफ नहीं है। और एक क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है एकांत कारावास दो, उसको अकेले रखो कुछ समय के लिए, जिससे उसकी साइकोलॉजी पे कोई इफेक्ट पड़े। अब आप देखिए कि किस तरीके से इनको सब कैटेगराइज किया गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को। पहली चीज याद रखने लायक है यहाँ पर, जब भी कोई ऑफेंडर, कोई अपराधी कोई ऐसा अपराध करेगा, कोई ऐसा ऑफेंस करेगा जिस अपराध का नेचर रिग्रेस रहा होगा, बड़ा रहा होगा, उसी को जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोर्ट सुनाएगा। अब इसको हम 3 सेक्शन में बांटते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखने लायक है, जब भी मान के चलिए किसी ने मर्डर किया, जिसको हमने डेथ सुना दी, जिसको हमने 53 में पनिशमेंट पड़ा था, डेथ देती, क्या अब ऐसे अपराधी को कितने टाइम का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है? चाहे किसी ने मर्डर किया है या कोई भी बड़ा अपराध किया है, उसके लिए 73 ने एक लिमिट तय कर दी है कि जो भी कोई भी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जिसको भी मिलेगा अपराधी को, जिसने रिग्रेस नेचर का कोई अपराध किया होगा, हम उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते टोटल।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, चाहे वो कोई भी अपराध करे, मर्डर करे, किडनैपिंग करे या कोई भी अपराध करे, बड़ा अपराध, उसको 3 मंथ से ज्यादा दे ही नहीं सकता है कोर्ट। अब इनको सब 3 भागों में बांटते हैं। पहला मान के चलिए कोई ऑफेंडर है, ठीक है, जिसको इम्प्रिजमेंट मिला था शैल नॉट बी एग्जिस्ट 6 मंथ, उसको 6 महीने तक का पनिशमेंट मिला है कोर्ट की तरफ से, तो ऐसे ऑफेंडर को हम 1 मंथ तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 याद करने लायक ये रहा। और पॉइंट 2 कहता है कि अगर कोई अपराधी जिसको इम्प्रिजमेंट, जिसको सजा मिली है 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर 1 साल के बीच की, अब उसको कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है? उसको एकांत परिरोध 2 महीने के लिए दिया जा सकता है, 30 डेज, 60 डेज। और मान के चलिए तीसरी कैटेगरी है कोई भी ऐसा अपराधी जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे 1 साल से ऊपर की सजा मिली है, 1 साल या 1 साल से ऊपर की, 3 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल, कुछ भी हो सकता है ऊपर, तो हम ऐसे अपराधी को हम 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे, यानी कि 90 डेज का। ठीक है, यहां तक का सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर बात कर लेते हैं 74 की। 74 ने क्या बताया? इसने 73 ने तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया और उसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। अब ये 74 बताता है लिमिट ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब हम किसी अपराधी को एकांत परिरोध सुनाएंगे या कोर्ट जब किसी को एकांत परिरोध सुनाएगा तो उस पर्सन को ये कहता है, इसने 2 भागों में बांटा। मैं थोड़ा पढ़ के सुना देती हूँ, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद में इसको डिफाइन कर देते हैं। देखो 74 क्या कहता है? 74 कहता है इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शेल is no case exceed 14 days with intervals between the periods of solitary confinement lost and during such period। इसने कहा कि जब भी किसी अपराधी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दोगे तो एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं दोगे, 14 डेज की दोगे एक बार में। मान के चलिए किसी को जो है 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है तो लगातार हम उसको 3 महीने ही नहीं रखेंगे एकांत परिरोध में। आप सोच सकते हैं अगर किसी को अकेले में पटक दिया तो उसकी साइकोलॉजी और आपराधिक होने की हो सकती है संभावना। ठीक है, इस वजह से कोर्ट ने कहा कि हम जो है आईपीसी कहती है कि 14 डेज के लिए रखेंगे एक बार में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 14 डेज के लिए उसको इंटरवल दे देंगे, ब्रेक दे देंगे, नॉर्मल जो नॉर्मल कारावास होगा उसमें ले आएंगे। फिर उसके बाद जो है 14 डेज रख सकते हैं। तो ऐसे ही साइकिल चलेगी, 14 डेज कर हम उसका 3 मंथ का कंप्लीट करा देंगे, पर एक बार में नहीं देंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहां पर देखो, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अगर कोई अपराधी है, ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्लियर करेंगे इसको। द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये कहता है व्हेन द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड फॉर द 3 मंथ, अगर किसी को 3 महीने के लिए इम्प्रिजमेंट मिला हुआ है, सॉलिटरी इम्प्रिजमेंट नहीं, नॉर्मल अगर किसी को सजा सुनाई गई है 3 महीने की, उसको पनिशमेंट ही मिला है 3 मंथ के इम्प्रिजमेंट के लिए। अब ऐसे अपराधी को जो है हम कितने मंथ्स का या कितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे? देखो यहाँ पे सबसे छोटा 73 पे जाओ, 73 पे कहा था कि 6 महीने, नॉट एक्सीडेंट 6 मंथ, तो हमने उसको 1 मंथ की दे दी। अगर यहाँ पे लिखा है कि 3 मंथ की थी, ये 3 मंथ की बात करता है, तो कॉमन सेंस है कि 1 महीने से कम का ही उसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा करता है। तो हम कॉमन सेंस है कि 1 महीने से कम का ही उसको जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। तो हम कहते हैं ऐसे जिसको नॉर्मल 3 महीने का इम्प्रिजमेंट मिला था उसको हम 7 डेज कर 1 महीने के अंदर 7 डेज के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आने ही आने हैं एग्जाम में आपके, और एज अ लॉ स्टूडेंट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 75 पर। देखिए 75 क्या कहता है? 75 करता है एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द चैप्टर 12 और 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। देखो एनहेंसमेंट का मतलब होता है पनिशमेंट को बढ़ाना, ठीक है, बढ़वा सकते हैं। अब कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर हम अपराधी के पनिशमेंट को बढ़वा सकते हैं? पहले तो आप जानोगे कि चैप्टर 12 और चैप्टर 17 क्या है आईपीसी का। देखिए जो चैप्टर 12 है ये बात करता है कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प्स के बारे में।
अगर किसी अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जो गवर्नमेंट स्टैम्प को नुकसान पहुंचाया है, चोरी किया है या उसका नकली बनाया है उसको, या चैप्टर 17 का अपराध किया है, किसी की प्रॉपर्टी को से ऑफेंस किया है, किसी की संपत्ति चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो उसको नुकसान किया है, तो ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को या ऑफेंडर को अगर उसकी सुनवाई हो रही है उस दौरान हम जो है उसके पनिशमेंट को इनहेंस करवा सकते हैं। अब इसको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, पढ़ लेते हैं। पहला कहता है, ए क्या कहता है, ए ने कहा बाय अ कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और 17 ऑफ दिस कोड, विच कोड, आईपीसी, विद इम्प्रिजमेंट ईदर डिस्क्राइब मे बी टर्म इन 3 ईयर अवॉर्डेड। अगर मान के चलिए अगर ऐसा पता चलता है कि पहले ही अपराधी कोई अपराध कर चुका है चैप्टर 12 या 17 का, तो ऐसे अपराधी की हम 3 साल तक की सजा को बढ़वा सकते हैं। साथ में जो है, ठीक है, साथ में 2 जान लेते हैं। बी क्या कहता है, बी कहता है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जो मल्टीपल टाइम ही ये ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम करेगा, तो हम उसके जो है पनिशमेंट को इनहेंस करा सकते हैं 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर या मोर देन 10 ईयर एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। यही तक थे आपके 75, ठीक है। अब मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।